हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष सचदेव और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बिजनेस लॉ सब्जेक्ट फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। और आज हम अपनी वीडियो लेक्चर सीरीज को शुरुआत कर रहे हैं विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो कि एक मेजर चंक ऑफ सिलेबस कवर करता है, आपका पोर्शन कवर करता है, मार्क्स सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो कवर करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो हम एक क्विक रिवीजन लेक्चर सीरीज के थ्रू सारे टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ेंगे। वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ टुडे विद यूनिट 1, दैट इज नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आइए शुरुआत करते हैं। चैनल पे अगर आप सब लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो भी सीए फाउंडेशन की पढ़ाई करना चाहते हैं। और पूरी प्लेलिस्ट में आपको सारे ये लेक्चर्स मिल जाएंगे। साथ ही अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक में मेरे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहां पे मैं ये सभी नोट्स जो है शेयर करने वाला हूं स्टूडेंट्स के लिए, और आप यहां से क्विकली रिवाइज कर सकते हैं टॉपिक्स को। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, साथ ही आप मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या है? ये जो कानून है सर, ये भारत में सबसे प्राइमरी या सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है दैट गवर्न्स द अग्रीमेंट्स एंड प्रोमिसेस, या यूं कहें ये भारत का वो कानून है जो भारत में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उन्हें ये यहाँ पे गवर्न करने के लिए बना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जिसकी हम बात कर रहे हैं, राइट। ये हमें बताता है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है तो वहां पे लीगल रेमेडीज क्या हो सकती हैं, एंड अ कॉन्ट्रैक्ट इज लीगल बाइंडिंग ऑन दी पार्टीज। और अगर उसमें से कोई भी अपने प्रॉमिस को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करता या ब्रेक करता है अपने प्रॉमिस को, तो दूसरी पार्टी कैन सू द फर्स्ट पार्टी इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इस एक्ट की अगर हम बात करें, सो दिस एक्ट इज एप्लीकेबल, एप्लीकेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। अब आइए सबसे पहले हम समझते हैं डेफिनेशन को। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट किसे कहा गया है? तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो डाउट बच्चों के मन में आता है, सर यहाँ पे सेक्शंस लिखे हुए हैं, तो नोट्स में सेक्शन आपको मिलेंगे, किताब में सेक्शन मिलेंगे, लेकिन फाउंडेशन लेवल पे, इवन ये फाइनल लेवल तक भी सेक्शन लिखने के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते। लेकिन अगर आप गलत सेक्शन लिखते हैं तो वहां पे आपके नंबर काट लिए जाते हैं। तो इसीलिए मैं बच्चों को एडवाइस करता हूं कि आप सेक्शन ना लिखें और वैसे ही आप काम चलाएं, लेकिन प्रोविजन के ऊपर आपको खासा ध्यान देना है, राइट। फिर भी मैं आपको एक बात यहां पे बताना चाहता हूं कि कोई भी एक्ट हम पढ़ते हैं तो उसमें जो सेक्शन 2 और सेक्शन 3 होता है, कई बार वहां पे हमें डेफिनेशंस दी होती हैं अलग अलग, राइट। जैसे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उस एक्ट में जो डिफरेंट टर्म्स हैं उनको डिफाइन कहां किया होता है, सेक्शन 2 या सेक्शन 3 के अंदर। ठीक है, तो ये क्लॉजेस अगर आपको याद रहे ना रहे तो सेक्शन 2 तो आप याद कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको कहूंगा कि प्रेफरेबली आप सेक्शन को रेफर करने से बचें, क्योंकि लिखने के एक्स्ट्रा नंबर नहीं है। प्रोविजन गलत लिखेंगे तो नंबर कटेंगे, सेक्शन गलत लिखेंगे तो नंबर कटेंगे, सेक्शन सही लिखेंगे तो एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे। तो अगर सेक्शन याद हो तभी उसे लिखें, उसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, नहीं लिखते हैं तो भी आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। चलिए, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एग्रीमेंट होना चाहिए, हमें समझ में आता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, मकान बनने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए सर, पहले नींव होनी चाहिए, उसके बाद उसके बाद वहां पे मकान बनेगा, राइट। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे पहले एग्रीमेंट होना चाहिए, और उसके अंदर किसका तड़का लगेगा, उसके अंदर तड़का लगेगा एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ का। तो यहां पे दो की इंग्रेडिएंट हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के, पहला है एग्रीमेंट और दूसरा है एनफोर्सेबिलिटी। ओके, एंड देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। ओके, and the agreement must be one that the law recognizes and will enforce. There should be enforceability, there should be an intention to create legal relationship. ओके, अगर कोई पार्टी एज प्रोमिस परफॉर्म नहीं करती, देन द अदर पार्टी कैन टेक द पार्टी टू द कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, दैट इज कॉल्ड एज एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। तो यहां पे सिंपल सी हमने बात समझी कि एग्रीमेंट में एनी एग्रीमेंट which is enforceable in the court of law is called as a contract। सर एग्रीमेंट क्या है? तो एग्रीमेंट की जो डेफिनेशन है वो है एवरी प्रॉमिस and every set of promises forming consideration for each other is called as agreement।
तो अब यहां पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहां पे दो पार्टीज हैं, ए और दूसरी पार्टी है बी, राइट। ए ने कहा कि बी ने कहा ए से कि तुम मेरी कार खरीद लो 10,000 रुपए में। ए ने कहा ओके, ठीक है। तो ए जो बी को है वो क्या देगा सर, ए बी को देगा 10,000 रुपए, राइट राइट। और बी ए को क्या देगा, बी ए को देगा अपनी गाड़ी। यहां पे एक ऑफर दिया किसने, बी ने ए को, टू बाय हिज कार, और ए ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। जब कोई व्यक्ति ऑफर देता है उसे हम कहते हैं ऑफरर। तो यहां पे बी कौन है, ऑफरर। ए कौन है, ऑफरी, जिसको ऑफर दिया गया। जब ये ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो ये बन जाता है प्रॉमिस। क्या बन जाता है, प्रॉमिस। और ए बन जाता है प्रोमिजी। जिसने ऑफर को एक्सेप्ट किया वो बन जाता है प्रोमिजी। जिसने ऑफर दिया वो है प्रपोजर या फिर ऑफरर, राइट। और जिसने ऑफर लिया वो है ऑफरी। जिसने ऑफर एक्सेप्ट किया तो वो बन गया प्रॉमिस, और वो जिसने एक्सेप्ट किया वो बन गया प्रोमिजी। और यहां पे जब इस प्रॉमिस के अंदर इस 10,000 की कंसिडरेशन का तड़का लग जाता है तो ये बन जाता है एक अग्रीमेंट। क्या बन जाता है, एक एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट के अंदर जब एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ का तड़का लग जाता है तो ये बन जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट। So every promise or set of promises forming consideration for each other is called an agreement. And when this agreement becomes enforceable in the court of law, sir and ma'am, it becomes a contract. Okay, what is a promise? When someone makes a proposal or a offer, the person they make it and the person they make it, जिसको ये ऑफर दिया गया है, accepts it. The proposal becomes a promise. Agreement क्या है? एग्रीमेंट है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ये प्रॉमिस है, इसमें साथ में जोड़ा कंसिडरेशन को, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी, मैंने उल्टा लिया था, फॉर 2 लाख रुपीज। बी एक्सेप्ट्स इट, दिस इज एन अग्रीमेंट, राइट। एग्रीमेंट्स कैन बी सोशल इन नेचर, डोमेस्टिक नेचर के हो सकते हैं, जरूरी नहीं है लीगल बाइंडिंग हो। तो अगर डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट्स हैं तो वो केवल एग्रीमेंट रहेंगे, उनमें अगर लीगल बाइंडिंग का तड़का नहीं लगा तो वो केवल एग्रीमेंट रहेंगे। लेकिन जो कॉमर्शियल और बिजनेस नेचर के एग्रीमेंट्स हैं उनमें वो लीगल एग्रीमेंट्स बनेंगे। कब बनेंगे, जब उनमें एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ का तड़का लग जाएगा। एंड देन दोज एग्रीमेंट्स वेयर देयर इज एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, देन दैट एग्रीमेंट विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आता है, यस सर, समझ में आता है। An agreement becomes enforceable when it creates a legal obligation. Legal obligation, a duty that law will recognize and enforce. If one party fails, the other can go to the court of law. सोशल और डोमेस्टिक नेचर ऑफ अग्रीमेंट्स की हम अगर बात करें, राइट, तो ये जनरली दे डू नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। सर समझ में नहीं आया, तो एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक पति ने अपनी पत्नी से प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें हर महीने कुछ पैसे दूंगा, ठीक है, पॉकेट मनी दूंगा 10,000, लेट सपोज। एक महीना दिया, ठीक है, दूसरे महीना दिया, पत्नी बहुत खुश हो गई, तीसरे महीने दिया, पत्नी और खुश हो गई, चौथे महीने से उसने देना बंद कर दिया। जब उसने देना बंद कर दिया तो वो कोर्ट में चली गई पत्नी। जब पत्नी कोर्ट में गई तो कोर्ट ने वहां पे उसे कहा कि मैडम ये जो आपका अग्रीमेंट था, इट वॉज अ डोमेस्टिक नेचर अग्रीमेंट, सोशल काइंड ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। यहां पे लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं थी, दिस वॉज नॉट अ कॉमर्शियल अग्रीमेंट, बिजनेस अग्रीमेंट। एंड यहां पे लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं थी, देयर वॉज नो इंटेंशन बिटवीन द पार्टीज टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। And when there was no such intention to create legal relationship between the parties, no party can drag the other party to the court of law, and hence this is not a contract. It can be an agreement, it can be a social agreement, it can be a domestic agreement, लेकिन ये contract यहां पे नहीं है। समझ में आई आपको इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में। तो हमें समझ में आता है कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट। अरे भैया, फॉर एवरी कॉन्ट्रैक्ट वी नीड एन एग्रीमेंट, पर क्या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं होगा, एग्रीमेंट नहीं होगा। एग्रीमेंट इज व्हाट, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन।
राइट। एंड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। स्कोप किसका वाइड है? एवरी अग्रीमेंट विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट? नो, बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट विल बी एन अग्रीमेंट। तो स्कोप किसका वाइड है? सर ऑब्वियसली अग्रीमेंट का वाइड स्कोप है, कॉन्ट्रैक्ट का नैरो स्कोप है। लीगल ड्यूटी या लीगल ऑब्लिगेशन एग्रीमेंट में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और एग्रीमेंट में अगर लीगल ऑब्लिगेशन जुड़ गई तो वो बन गया कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में तो लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ड्यूटी, लीगल बाइंडिंग होना जरूरी है, मैंडेटरी है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ठीक है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट नॉट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यहां पे हमें डिफरेंसेस समझ में आता है। इस लेक्चर में यहीं तक हम लोग इस चीज को कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आगे के इंपॉर्टेंट और टॉपिक्स, दैट इज असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, हम पढ़ेंगे। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, सी यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आप लोग बहुत खूबसूरत हैं। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। कोई भी डाउट्स हैं नीचे आप पूछ सकते हैं, मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, व्हाट्सएप चैनल पे, और नोट्स भी आप पढ़ सकते हैं। अच्छे से रिवाइज करिए। सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।